हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पे कक्षा 10वीं का गणित विषय देख रहे हैं, वो भी अभी फर्स्ट अध्याय को देख रहे हैं ना, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी इस अध्याय का अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है ना। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में जो हमारा उदाहरण 2 है और इससे आगे आने वाले जो उदाहरण हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में उदाहरण 1 को अच्छे से समझ लिया था, है ना। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में उदाहरण 2 से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उदाहरण 2 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको 2 संख्याएँ दिया है, इनका हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हम पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। हमने आपको बोला भी था कि आप अभाज्य गुणनखंड सीख करके आइएगा ना। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको होमवर्क भी दिया था, इसका प्रैक्टिस करके आइएगा, है ना। तो उम्मीद है आप किए होंगे। तो देखो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, है ना। ये हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब 20 का कर लेते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य और फिर 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो सबसे पहले जब हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है तो सबसे पहले हम जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा उनका अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, है ना। ध्यान देना, यहाँ पे 2 ही नंबर दिया है, 2 से ज़्यादा नंबर भी दे सकता है, ठीक है ना। तो देखो हम इन दोनों नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं। तो हम 6 को लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया है तो आप कहेंगे 1 बार, और 3 कितने बार आया है तो आप कहेंगे 1 बार। हमने 6 को क्या कर लिया, यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 20 को भी हम ऐसे लिख लेंगे। 2 कितने बार आया है, 20 के अभाज्य गुणनखंड में इधर 2 कितने बार आया है तो आप कहेंगे 2 बार, तो हम 2 की घात 2 कर देंगे। जितने बार आया हुआ रहता है उतने ही घात हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2 यहाँ पे 6 बार आया होता तो हम यहाँ पे पावर इसका 6 करते। अगर 5 यहाँ पे 3 बार आया होता तो ऐसे 5 करके और घात 3 करते। लेकिन यहाँ पे कितने बार है, 1 बार ही है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे ना तो 1 बार तो 5 रहता ही है ऑलरेडी, है ना। तो 1 नहीं लिखा जाता, पर आप लिख भी सकते हैं अगर समझ रहे हैं तो। आप ध्यान से सुनिएगा, हमको करना क्या है, ये तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है ना, और उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लिया, है ना। अब देखो हमको करना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि किन बातों को हमको ध्यान रखना होगा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते समय। तो सुनो, सबसे पहले हम एचसीएफ को समझते हैं, ठीक है। किसको, एचसीएफ को। तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ आप 6 और 20 का हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम इनमें से कुछ नंबर्स को यहाँ पे ले करके गुणा करते हैं आपस में, है ना। तो हमको यही समझना है कि हम किन नंबर्स को लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा एचसीएफ के लिए, ठीक है। एचसीएफ के लिए हम इनमें से उन नंबर्स को लेते हैं जो दोनों में आया हुआ हो और साथ के साथ जिसकी घात छोटी हो। नहीं आया समझ में सर, फिर से बताइए। तो देखो जैसे आप देखिए कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया है। तो आप कहेंगे सर 2, कैसे, जैसे 2 देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दिख रहा है ना आपको। देखो जो 2 है 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी आया है और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड में आया है। तो हाँ, इन्हीं नंबर्स को हमको लेना है, मतलब 2 को ही लेना है। पर किसको, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो किसको लेना है, जिसकी घात छोटी होगी उसको लेना है, ठीक है। हम 3 को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है ना। 5 को नहीं ले सकते क्योंकि 5 इसमें है, इसमें नहीं है। और ये केवल हम एचसीएफ के लिए समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से सुनिएगा, हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर को लेंगे इनमें से, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो उस नंबर को लेंगे जो दोनों में हो और साथ के साथ जिसकी घात छोटी हो, है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2 दोनों में है और यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात कितना है, 2। तो कौन सा वाला लेंगे, छोटी घात वाला को, ठीक है, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है ना। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। इसको नहीं लेना है, पहले ये जरूर देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर आया है, कौन सा अभाज्य संख्या दोनों में है। तो 2 इसमें भी था, इसमें भी था, है ना। और ऐसा कोई अभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो दोनों में है, केवल 2 दिख रहा है। तो इन्हीं में से लेना है, पर किसको, जिसकी घात छोटी हो। तो इस वाले 2 की घात छोटी था तो उसको हमने ले लिया। तो यही हमारा आंसर है, ठीक। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या देखते हैं, एलसीएम।
एलसीएम निकालते समय हम किन बातों को ध्यान में रखते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये उभयनिष्ठ नहीं ढूंढा जाता है। जैसे एसएफ में अभी हम उभयनिष्ठ ढूंढ रहे थे ना, ये देख रहे थे कि कौन सा नंबर दोनों में आया है ना। लेकिन एलसीएम निकालते समय ये नहीं देखा जाता कि कौन सा नंबर दोनों में आया है कौन सा नहीं, है ना। एलसीएम में केवल ये देखा जाता है यहाँ पे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इन तीनों अभाज्य संख्या के अलावा कोई और संख्या यहाँ पे दिख रहा है जो कि अभाज्य हो? 2 है, 3 है और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। हाँ, तो जितने आपको वहाँ पे दिखेगा क्या अभाज्य संख्या, तो उन सबको लेना है और साथ के साथ उनकी बड़ी घात वाले नंबर को लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 को ये वाला नहीं लेंगे, कब? एलसीएम में हम ये वाले नंबर लेंगे, है ना, क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है तो ज़्यादा घात वाला लेते हैं। और उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं यहाँ पे, एलसीएम में उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं, है ना। ज़्यादा घात वाले सभी नंबर्स को ले लेते हैं जितने भी यहाँ पे अभाज्य संख्या आए हुए रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या अभाज्य संख्या है, 3 भी है। अब इसमें है या नहीं ये नहीं देखना है, 3 है, 5 है और 2 है, तो सबसे बड़ी घात वालों को लेना है, ठीक है। जैसे तो 2 की ये वाला ले लेंगे, 2 की यही ना सबसे बड़ी घात है, मतलब इसका तो छोटा है, इसका बड़ा है ना घात, ठीक है, तो इसको ले लेंगे। इसके बाद 3 को ले लेंगे, इसके बाद 5 को ले लेंगे। इसमें जितने भी अभाज्य संख्या यहाँ पे आए हुए रहेंगे सबको लेना है पर बड़ी घात वाले को, ठीक है। कैसे बड़ी घात, देखो और एक बार समझो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे इस वाले नंबर के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 आया होता और यहाँ होता 3 बार, है ना। अब देखो इस वाले 3 को नहीं लेते, अब इसकी घात ज़्यादा है ना इसके तुलना में, तो फिर ये वाले यहाँ पे लेते बड़ी घात वाले को, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये यहाँ पे नहीं था, ठीक। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का वर्ग मतलब यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 × 12 और 12 × 5 = 60। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से सुनिए, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये देखेंगे कि दोनों में कौन सी अभाज्य संख्या है, दोनों में होना चाहिए। देखो तो दोनों में 2 था, फिर ये जब ढूंढ लो तो जो मिला ना दोनों में, उनकी सबसे छोटी घात को ले लो, वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ पे 2 जो है दोनों में था, तो 2 की सबसे छोटी घात हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये ना कहना कि सर 3 को क्यों नहीं लिए, तो 3 दोनों में नहीं था इसलिए 3 को नहीं लिया, है ना। 3 इसमें तो था, इसमें नहीं था। और जो 5 है इसमें नहीं है, इसलिए 5 को भी नहीं लिया, है ना। 2 बस दोनों में था, तो एचसीएफ निकालते समय जो दोनों में रहेगा उसको लेना है, लेकिन छोटी घात वाले को। तो ये ले लिया और उसको सोल्व किया तो 2 एचसीएफ आ गया, ठीक। एलसीएम में क्या करना है, यहाँ पे देखना है टोटल कितने अभाज्य संख्या है, तो 2, 3, 5 है। इन सारे को ले लेना है 2, 3, 5, लेकिन बड़ी घात वाले की। तो 2 की बड़ी घात ये वाला था तो घात 2 ले लिए। अब 3 अकेला है तो वही बड़ी घात कहलाएगा, तो 3 बस, और 5 भी अकेला है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में गुणा कर दोगे तो जो भी आएगा वो आपका एलसीएम होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगा, देखना यहाँ पे क्या है। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 2 संख्या दिया था ना उनको गुणा कर लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। देखो हमारे पास 2 संख्याएं क्या क्या थे, 6 और 20, मतलब जो दिया है सवाल में क्या क्या है, 6 और 20। इनका आप गुणा कर लो आपस में, देखो क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 1 0 है तो 1 0। तो हमने ये जो 2 संख्या दिया था उसका यहाँ पे गुणा किया तो कितना आया, 120। अब क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है ना उनका गुणा कर लो, 60 और 2। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 60। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो एचसीएफ हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर 2। एलसीएम क्या है हमारा, तो आप कहेंगे सर 60। इनका गुणा करके देखो क्या आ रहा है, 6 दूनी 12 और ये 1 0। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो संख्या दिया था उनका जब हमने गुणा किया तब भी 120 आया, और जो एचसीएफ एलसीएम आया था इन्हीं संख्याओं का उनका हमने गुणा किया तब भी 120 आया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर हमारे पास 2 संख्या है तो वो 2 संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। क्या बोला हमने कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के, है ना। तो ये एक सूत्र बन गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 संख्याओं के लिए ही केवल सत्य है, ठीक है। अगर 3 संख्या रहेंगे तो जब हम 3 संख्याओं का गुणा करेंगे जो आएगा तो उन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल होगा वो बराबर नहीं आएगा। ये केवल 2 नंबर्स के लिए सत्य है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक फार्मूले का काम करेगा ये कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है उसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, ये हमको अगले सवाल में, जो हमारे प्रश्नावली के सवाल हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल में हो सकता है शायद, हमको जांच करने के लिए बोलेगा, है ना। तो जांच कैसे करेंगे, हम ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल के रख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल के रख लेंगे, फिर इनमें रख के हम जांच करेंगे, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल करके देखेंगे कितना आ रहा है, और फिर इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का आपस में गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो फिर वहाँ पे वो जांच हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो ये रहा हमारा तीसरा उदाहरण, जो कि लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इसकी भाषा को समझो कि ये किस तरह से हमको पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिएगा ना, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ बस पूछा है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर यहाँ पे बोला है इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे करेंगे? देखो, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया उदाहरण नंबर 2, उसमें हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ था। क्या सूत्र था? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो उसी सूत्र से ये कह रहा है कि एलसीएम निकालो, है ना। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एचसीएफ तो आप 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालो, लेकिन एलसीएम जो है वो जो सूत्र पढ़े थे ना पिछले एग्जाम्पल में, उससे करो। तो वो कैसे निकलेगा सर? सूत्र से। तो उसको देखो, थोड़ा सा समझते हैं कैसे निकलेगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस सूत्र को यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्या देखा था वहाँ पे? ये था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर था उसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के, यही था ना। ठीक, तो हम इसमें से कैसे एलसीएम निकालेंगे वो देखो ये हमारा सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे कितने चीज़ों की बात हो रहा है? दो संख्याओं का, ठीक है ना, उनके गुणनफल का ऐसे बोल सकते हो, या दो संख्याओं का। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम का बात हो रहा है। तो यहाँ पे चार चीज़ हो गई, दो संख्या और एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो अगर चार चीज़ में से तीन चीज़ हमको दे दे, है ना, तो चार में से कुछ भी पूछ ले या कुछ भी दे दे, एक जो नहीं दिया रहेगा वो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। सर ये समझ में नहीं आया आपने क्या ये 4 3 बोल दिया? देखो इसमें कितने चीज़ों की बात हो रहा है ये समझ में आ रहा है। देखो इधर दो संख्याओं की बात हो रहा है, ठीक है, और इधर एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रहा है, तो हुआ ना चार चीज़। तो अब चार में से तीन कुछ भी दे दे, जैसे मान लो कि दो संख्या दे दिया और एचसीएफ दे दिया, ठीक है ना, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। और अगर यहाँ पे दो संख्या दे दिया और एलसीएम दे दिया, है ना, एचसीएफ नहीं दिया, तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चार में से तीन, यही बोल रहा था कि चार में से तीन कुछ भी दे दे हम वो निकाल सकते हैं जो नहीं देगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और इधर एक संख्या दे देगा, एक नहीं देगा, तो हम वो संख्या निकाल लेंगे, है ना। तो चार में से तीन कुछ भी दे दे हम निकाल लेंगे, बाकी का जो पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इस सवाल में क्या है कि ये तो बोल दिया ना 96 और 404 का आप क्या करो, एचसीएफ निकाल लो। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ठीक है, यहाँ पे संख्या तो दिया ही है हमको 96 और 404, दो संख्या तो दिया ही है, दो चीज़ हो गया। और हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ भी निकाल लेंगे, तो तीन चीज़ हमको मिल जाएगा। चौथा चीज़ हम एलसीएम इससे निकाल लेंगे, वो कैसे? पक्षांतर करके। देखो कैसे पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे हम जो चीज़ हमको चाहिए उसको एक साइड रखेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो हमको एलसीएम चाहिए ना, एचसीएफ तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, हमको एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम बस को इधर ही रखो, बाकी को इधर पक्षांतर कर दो। तो इससे पहले जो यहाँ है उसको लिखो कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमने लिख दिया दो संख्याओं का गुणनफल, बटे क्यों सर? क्योंकि ये जो एचसीएफ है ना यहाँ गुणा में है, इसके साथ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक फार्मूला यहाँ पे बन गया एलसीएम का, है ना, एलसीएम निकालने का। कब? जब हमको दो संख्या दिया हो और एचसीएफ भी दिया हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो देखो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमको एचसीएफ चाहिए ना, दो संख्या तो दिया है 96 404, पर एचसीएफ तो चाहिए ना, तो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये फार्मूला जो है याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से आप पक्षांतर करके तो जो पूछेगा वो कर सकते हो। अगर मान लो हमको यहाँ पे एचसीएफ पूछा होता तो एलसीएम को पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ बचता एचसीएफ, है ना। तो बाकी आप समझदार हैं। देखो यहाँ पे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम एचसीएफ एलसीएम निकाले थे तो क्या किए थे, आप कहेंगे सर पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16,
ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौको 8, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हमने 96 का भाज्य गुणनखंड कर लिया। अब 404 का करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, फिर से करो इसको 2 से, तो 2 से कट जाएगा ये 2 एकम 2, 2 शून्य 0 और 2 एकम 2, ये यहाँ से कट गया। आगे 101 जो आया है ना, ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये अब 101 से ही कटेगा, ठीक है ना। तो इसको 101 से काट दो, 101 एकम 101, ठीक। तो ये हमने दी गई संख्याओं का भाज्य गुणनफल कर लिया। अब यहाँ पे हम घात के रूप में लिख लेते हैं, मतलब भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो इसमें 2 जो है कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है, 5 बार आया है, सॉरी 1 2 3 4 5 बार। तो 2 कितने बार है? 5 बार। और जो 3 है वो कितने बार है? तो आप कहेंगे 1 बार, ठीक। ऐसे ही 404 का लिख लो। यहाँ पे 2 कितने बार है? 2 बार। और यहाँ पे जो 101 है वो 1 बार है, ठीक। देखो यहाँ पे हमने इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 96 और 404 का हमको निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं? हम उन संख्याओं को देखते हैं एचसीएफ में, उन अभाज्य संख्याओं को देखते हैं जो दोनों में आया हो, है ना। तो देखो दोनों में क्या है? आप कहेंगे 2 है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 को देखना ही नहीं है। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो भी नहीं देखना है, ठीक है। हमको क्या मिला? दोनों में जो हो वो है 2। अब 2 तो मिल गया, पर इस 2 की घात 2 है, इस 2 की घात 5 है, तो कौन सा वाला लेना है? हमने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि हम जो सबसे छोटी घात होगी उसको लेंगे, है ना। पहले तो ये ढूंढेंगे दोनों में कौन सा नंबर है। तो हमको मिल गया 2 जो है दोनों में है। अब इसकी छोटी घात को लेंगे, है ना, मतलब ये वाली संख्या को हम लेंगे। तो 2 की पावर 2, मतलब 2 दूनी 4। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया? 4। अब यहाँ पे रख दो मानों को, तो एलसीएम आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मान को रखना है? देखो हमारे पास 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याएं क्या क्या है? आप कहेंगे 96 और 404, तो इसको लिख लो इसके जगह पे 96 और 404। फिर इसके बाद बटे एचसीएफ क्या आया? आप कहेंगे 4 बराबर यहाँ पे एलसीएम। देखो हम इसमें क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला था ना आपका सवाल कि पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो वो हमने कर लिया, यहाँ पे एचसीएफ निकाल लिया। फिर बोला था फिर इनका एलसीएम निकालिए। तो फिर कहने का मतलब उसका ये है कि इस सूत्र से निकालिए, है ना। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है अगर ये सवाल आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 96 और 404 का यहाँ पे क्या कर लेना है? अभाज्य गुणनखंड करके और इस विधि से यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेना है। फिर आपको प्रॉपर यहाँ पे जैसे हमने लिखा है सूत्र को लिखना है, इस सूत्र को फिर यहाँ पे इस तरह से दिखाना है। फिर मान को यहाँ पे रखना है। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब यहाँ पे 2 संख्याओं को लिखना है और बटे में जो एचसीएफ का मान आया वो लिख देना है यहाँ से, है ना। और बराबर एलसीएम। इसको सोल्व करो तो जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। देखो इसको 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 एकम 4। बचा क्या? देखो इधर देखो, बचा है हमारे पास 96 गुणे 101, 101, है ना, और बराबर में एलसीएम। अब इसका गुणा करो तो देखो कैसे करोगे। 96 एकम 96 हासिल 9, 96 शून्य 0 और जो हासिल था 9 वो हो गया, और 96 एकम 96, ठीक है। ये हमारा आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया आपका? 9696, ठीक है ना। और जो हमारा एचसीएफ यहाँ पे आया है वो कितना है? तो आप कहेंगे 4 है, ठीक है। एचसीएफ कितना है? 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से सॉल्व करने के लिए आपसे कहा था ये, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अगर ऐसे सवाल आता है तो आपको ऐसे ही करना है, जिस तरह वो कह रहा है आपको उसी तरह से करके दिखाना है ना। बस आपको थोड़ा उसके लैंग्वेज को समझना है कि वो किस तरह से हमको करवाना चाह रहा है ना। यहाँ पे ये बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। केवल एचसीएफ बोला था अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, तो हमने वही किया। और आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर यहाँ पे उन संख्याओं को हम क्या करेंगे? यहाँ पे अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिख लेंगे यहाँ से देख देख के, है ना। फिर यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? हम देखते हैं कि दोनों में कौन सा अभाज्य संख्या आया है, उसी की सबसे छोटी घात को ले लेंगे, है ना। और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। फिर यहाँ पे हमको आगे बोला था फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये कहना चाह रहा था कि इस सूत्र से एलसीएम निकालिए, है ना, सूत्र से एलसीएम निकालिए। तो हमने यहाँ पे सूत्र लिखा, ये याद कर लेना है आपको, ठीक है, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। आप यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हो ना। इन 2 संख्याओं का गुणा कर लेना है आपको
चेक करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। इन संख्याओं का गुणा करके रख लो, फिर ये जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उनका गुणा कर दो, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो ये आप कर लेना। फिर जो हमारा मान था 2 संख्या, तो उनको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया, और एचसीएफ जो था 4 आया था उसको रख दिया। थोड़ा सॉल्व करके आप ये कर सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आना चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं अपने अगले उदाहरण को, उदाहरण नंबर 4। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 4, जिसमें लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 3 नंबर दिया है ना, इससे पहले हमारे पास 2 ही नंबर रहते थे, अब हमको 3 नंबर दिया है ना, तो कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही काम रहेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहा है, तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लो यहाँ पे, तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके बाद 72 का भी कर लो, तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, फिर इसके बाद 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, और ये इसको अब 3 से कट करो, तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक। इसके बाद 120 है, उसको भी कर लो, 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से 2 छक्का 12, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो ये हमने 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, है ना। देखो कहने का मतलब ये है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 में 2 कितने बार है, 1 बार, 3 कितने बार है, 1 बार, ठीक। तो इस तरह से 6 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, ठीक है। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72 में 2 कितने बार है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3 बार, 3 कितने बार है, तो आप कहेंगे 2 बार। तो ये हमने 72 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया, ठीक है। 120 को कैसे लिखेंगे, 120 में 2 कितने बार है, तो आप कहेंगे 3 बार, 3 कितने बार है, आप कहेंगे 1 बार, 5 कितने बार है, 1 बार, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम 3 संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख जाएंगे, ठीक है। तो इतना काम तो आप कर लेंगे, है ना। इससे पहले वाले सवाल में भी ये करते ही थे, यहाँ 3 नंबर था, तो तीनों नंबर को यहाँ पे लिख के रखना है, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, किसका किसका, 6, 72 और 120 का, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट वही रहेगा, हमने 2 नंबर्स के लिए क्या देखा था, हम 2 नंबर्स के लिए ये देख रहे थे, क्योंकि वहाँ 2 नंबर था, तो हम ये देख रहे थे एचसीएफ के टाइम पे, ठीक है, कि दोनों में ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या आया है, ये ढूंढ रहे थे, है ना। क्योंकि वहाँ 2 नंबर था, तो दोनों में देख रहे थे। अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो तीनों में देखेंगे, 4 नंबर रहेगा तो चारों में देखना है क्या, कि कौन सी संख्या, मतलब ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो चारों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आया है, या यहाँ पे तो 3 नंबर है ना, तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आया हो, ऐसा कौन सा संख्या है। तो देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 2 मिल गया। और देखो और कोई तो नंबर नहीं है, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। घात को अभी ध्यान मत दो, हम केवल अभी अभाज्य संख्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो एचसीएफ में उभयनिष्ठ देखा जाता है, और उभयनिष्ठ का मतलब ही होता है जो सम में हो, है ना, ठीक। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसलिए हम ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा अभाज्य संख्या तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आया है, ठीक है। तो 2 मिला और 3 मिला, 5 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को छोड़ो, ये जो 2 मिले ना, उन नंबर्स को लेना है, पर सबसे छोटी घात को, यही सीखे हैं ना, तो सबसे छोटी घात को ले लो, जो नंबर यहाँ पे मिले तीनों में, है ना। तो 2 मिला, 2 की सबसे छोटी घात क्या है, ये है, ठीक है, 2 की पावर 1। फिर 3 भी मिला था ना, तो 3 को भी लेना है, और सबसे छोटी घात। अब आप सोचेंगे सर इसमें भी 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, तो कौन सा लें, तो देखो कोई सा भी इन दोनों में ले लो, क्योंकि छोटी घात को लेना है, इन दोनों घात तो बराबर है, दोनों में से देखो 2 से तो इसका भी छोटी है, तो दोनों में से एक को ले लो, ठीक है, दोनों को नहीं लेना है। तो 3 की पावर 1, अब इसका गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, कितना 6। एलसीएम निकालो, 6, 72 और 120 का। अब ध्यान देना, एलसीएम जब निकालते हैं ना, तो ये नहीं देखते हम कि तीनों में वो नंबर है कि नहीं, है ना, तीनों में अभाज्य संख्या नहीं ढूंढते, यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या आए हुए हैं। तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, और 5। 2, 3 और 5 के अलावा यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। हाँ, तो इन्हीं नंबर्स को यहाँ पे लिखना है, और सबसे बड़ी घात इनका लेना है, इनका 2, 3 और 5 आपको दिखा ना, तो इन्हीं को, है ना, जितने यहाँ पे संख्या दिखेंगे ना, सबको यहाँ पे लेना है, ठीक। मतलब जितने अभाज्य संख्या आपको दिखे, तो क्या क्या दिख रहा है, 2, 3, 5। अब ये ना कहना है कि सर
हमको 1 2 और दूसरा 2 और तीसरा 2 मतलब ऐसे दिख रहा है, नहीं 2 तो एक बार दिखा मतलब सबको काउंट हो गया कि 2 दिख रहा है ना। अब 3 दिख रहा है मतलब ये सब एक बार ही काउंट होगा, और ये 5 मतलब 2 3 और 5 यहाँ पे आया है बस, है ना। क्या क्या 2 3 और 5। तो देखो एलसीएम निकालते समय आप क्या करोगे, अभी आपने समझा कि जितने भी अभाज्य संख्या यहाँ पे आए हुए रहेंगे उन सबको यहाँ पे लिखना है और उनकी सबसे बड़ी घात को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे 2 3 और 5 है, तो चलो उनको लिख लेते हैं। जो जो हमको अभाज्य संख्या दिखे, 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला। पर अभी ये सही नहीं है, हम इन नंबर्स के सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है। तो देखो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। अब ये ना कहिएगा कि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो दोनों को ले लें, नहीं, एक को लेना है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे एक को ले लो, तो 2 की घात 3, ठीक। इसके बाद 3 की पावर देखो कितना सबसे ज़्यादा है, 2, है ना। तो ये वाला लेंगे, इनको छोड़ देना है, इनकी घात छोटी थी इस 2 से। एलसीएम में बड़ी घात लिया जाता है ना, और ये नहीं देखा जाता है कि तीनों में है कि नहीं, है ना। इसलिए तो हमने 5 को भी लिया, है ना। 5 तीनों में था क्या, नहीं था ना, फिर भी हमने 5 को लिया, ठीक। यहाँ 5 की पावर 1। अब इनको आपस में गुणा कर लो। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और 5 का पावर 1 का मतलब 5। अब इनका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 8 9 72 और 72 पंचे, देखो 72 और 5 का गुणा कर लो। 5 दूनी 10 के शून्य हासिल लाइन 1 और 5 7 35 1 36, तो 360, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 360 और एचसीएफ कितना आया 6, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर हमको 4 नंबर्स का भी पूछ देना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालो तो हम कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा हमने इस वीडियो में क्या सीखा, जब हम 2 संख्याओं को वहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे थे और एलसीएम निकाल रहे थे, उदाहरण नंबर था दूसरा, है ना। उसमें हमने एक सूत्र सीखा, वो क्या था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के, है ना। याद रखना ये 3 संख्याओं के लिए यहाँ पे सत्य नहीं है, मतलब 3 संख्याओं का जब चेक करोगे ना, इन तीनों नंबर्स का गुणा करोगे और फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे तो बराबर नहीं आएगा, है ना। तो ये 3 नंबर्स के लिए सत्य नहीं है, वो जो सूत्र हमको प्राप्त हुआ था वो केवल 2 नंबर के लिए सत्य है ना, मतलब 2 संख्याएँ जब दिए रहेंगे तब के लिए सत्य। हम आगे जो प्रश्नावली के सवाल हैं उसमें जाँच भी करेंगे, है ना। तो अब हम अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली के सवाल ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।